ओके जी। ये पब्लिक का मतलब है कि ये किसी कंपनी ने अपने लिए नहीं, अपने कस्टमर्स को देने के लिए ये डेटा सेंटर बनाया है। ये पब्लिक है। जैसे एक यूनिवर्सिटी आप कहते हैं प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब एवरी वन कैन कम हियर। लेकिन अगर इस डेटा सेंटर का कुछ हिस्सा पब्लिक हो और कुछ प्राइवेट हो, तो हम कहते हैं ये हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है। और कस्टम का मतलब होता है कि ये वाला डेटा सेंटर किसी खास फील्ड के लिए सर्व करने के लिए है। मिसाल के तौर पे अगर हम इज्यूम करें कि कल केपी गवर्नमेंट की हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहे कि हम अपना एक डेटा सेंटर बनाते हैं और जितनी भी केपी में हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं या मेडिकल सेंटर्स हैं, उन सबको ये वाला डेटा सेंटर सर्व करेगा। तो इसका मतलब है इसको सिर्फ हेल्थ वाले इस्तेमाल करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल एजुकेशन वाले नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको बैंकिंग वाले नहीं इस्तेमाल करेंगे। इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक एरिया फील्ड। तो दैट इज सच ए क्लाउड इज का सच ए डेटा सेंटर इज कॉल्ड custom data center. And then you combine them when you that we call them that it is a cloud. क्लाउड का ये मतलब नहीं है कि जैसे बारिश आती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स। अब अगेन यहाँ पे आपको क्या चीज चाहिए डेटा सेंटर्स में? डेटा सेंटर किसी सूरत भी बुरा इंटरनेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन चाहे उसके साथ आउटसाइड कनेक्टिविटी की बात करें या उसके इंटरनल की बात करें, multiple servers are there, multiple routers are there, multiple security appliances are there। तो इससे क्या चीज हुई समझ में आ रही है कि जो आप कहेंगे इससे जॉब्स कम हो रही हैं, नहीं, जॉब जो है वो हाई टेक हो रही है। अब आम जो मिसाल के तौर पे कोई इदारा एक आम बंदे को चंद हजार रुपए पे रख लेता, अब वो जब डेटा सेंटर में काम करेगा तो ही नीड टू बी हाई टेक। और जब वो हाई टेक होगा तो फिर वो चंद हजार रुपए में काम का तस्वर भी नहीं कर सकता, ना वो कंपनी ये कर सकती है। और वो कंपनी उसको देगी, वो मजबूर है, वो डेटा सेंटर वाले मजबूर हैं कि उसको दें। क्यों? कि उनका बिजनेस इसके सर पे चल रहा है। मिसाल के तौर पे ही इज इम्प्लीमेंटिंग दी सिक्योरिटी पॉलिसीज वेरी एफिशिएंटली, तो चांसेस आर देयर कि जो कस्टमर है दे विल बी सेटिस्फाइड विद देयर सिक्योरिटी एंड दे विल बी पेइंग मोर, दे विल बी गिविंग मोर बिजनेस। समझ आ रही मेरी बात? देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने बताया कि आपका क्लाउड पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ द टू भी हो सकता है, और कस्टम भी हो सकता है। और इन सब के मिलाप से क्या चीज बनती है? क्लाउड। देन वी टॉक्ड अबाउट जी ए न्यूअर समथिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन होम, एंड दैट इज टुवर्ड द स्मार्ट होम। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टाउन, स्मार्ट कंट्री। क्या मतलब है इसका? द ओनली मीनिंग इज that probably you are going for IoT or IOET. That will make the home your smart. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यू वांट कि हर चीज आपकी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एग्जांपल इज, आप चाहते हो कि आपके जितने भी कैमरास हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं, चाहे आपके घर पे हैं, बिजनेस लोकेशन पे हैं, इवन अगर गवर्नमेंट वाइज देखें तो
जो उन्होंने रोड पे भी कैमरे लगाए हुए हैं, दे वांट दैट दे शुड बी कनेक्टेड टू दी इंटरनेट, दे नीड टू बी कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। ये तो मैंने सिर्फ कैमरे की एग्जांपल दी। इवन आप चाहते हैं कि आप अपने जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है आपके घर के बाहर, आप चाहते हैं कि आप उसके साथ कनेक्ट हो, इसका मतलब है कि दैट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली द मीटर हैज टू बी, द एनर्जी मीटर हैज टू बी, नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उससे आपको क्या फायदा होगा? भैया आप हर वक्त देख सकते हैं कि मेरे घर में इस वक्त कितने यूनिट, बल्कि हर रोज देख सकते हैं कि आज 5 यूनिट जले, आज 15 जले, आज 20 जले, मैंने कंज्यूम किए हैं। ऐसा नहीं होगा कि महीने के बाद पता चले कि जी 2 लाख रुपए का बिल आ गया, सॉरी मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। आप यही कहेंगे, लेकिन वापडा कभी भी आपकी ये बात नहीं मानेगा। इस बार आप चाहते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए। क्यों चाहते हैं? मैं इसकी आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मुझे ये कहा जाए कि आप घर के लिए शॉपिंग करें, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मिसाल के तौर पे अगर आज का ही देखें, आज तो ऑफ डे है, तो मैं सुबह 8:30 बजे से पहले यहाँ पहुंचा हुआ हूँ, और आपके साथ जब क्लास खत्म होगी तो इट विल बी प्रॉब्ली 6:15। आई डोंट हैव द टाइम टू डू द शॉपिंग। लेकिन अगर मेरा रेफ्रिजरेटर जो है वो मॉल के साथ कनेक्टेड है, और क्या है उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, जो स्मार्ट एयर रेफ्रिजरेटर होगा उसके अंदर क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके अंदर कैमरा है, और आप मॉल को इजाजत देते हैं कि जनाब आप इसको देखो, और इसके मुताबिक अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मीट नहीं है, मीट बॉक्स में मीट नहीं है, वेजिटेबल बॉक्स में वेजिटेबल नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज और नहीं है, एग्स की बॉक्स में एग्स नहीं है, तो आप ये इतने टाइम के ऊपर, जब मैं घर पे हूं, कोई हर वक्त हमारे यहाँ तो हम लोग कोई ना कोई घर पे जरूर नॉर्मली होता है, लेकिन बाहर की दुनिया में तो घर मोस्टली बंद है। मिसाल के तौर पे ऑफ हो रहा है 8 बजे, तो 8 बजे आएंगे, तो आप बता दें कि जी 8 बजे मेरे घर पे ये चीजें मिल जानी चाहिए, और आपको आपके घर के बाहर ये चीजें मिल रही हो, तो यू आर मोर सेटिस्फाइड। तो अगेन इट इज ए ट्रेंड कि यू वांट एवरीथिंग नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। लेकिन इसका अब इससे क्या होगा, आपको हर जगह पे इंटरनेट पहुंचाना होगा। तो मतलब कि आपके वो डिवाइसेस भी ट्रैफिक अब जनरेट करेंगे, जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं था। शायद आपने नहीं सोचा था कि आपके कैमरे से ट्रैफिक आएगी, आपके रेफ्रिजरेटर से आएगी, आपके एयर कंडीशनर से आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात एजुकेशन में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा है कि आपका जो पीएन है, वो आप 10 बजे आएंगे, लेकिन वो आगे 8 बजे आके एसी ऑन कर देगा। सिर्फ वो इसलिए आ रहा है कि 8 बजे उसने स्टाफ के लिए एसी ऑन करना है। लेकिन अगर ये आईओटी पे है, तो साहब खुद ही गाड़ी में अपने घर से बैठते हैं 15 मिनट पहले अपने एसी को ऑन कर सकते हैं। तो देखे ना, वो 2 घंटे जो ऐसे ही एसी चलता रहा और बिजली कंज्यूम होती रही, वो नहीं होगी। इसी तरह आपके घर में है, आप अपने घर में शाम के रात हो गई है, आप दूर से बैठ के अपनी लाइटें ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो विच मीन दैट मेक्स समथिंग ऑटोमेशन। तो दैट इज अगेन ए न्यूअर ट्रेंड, जो कि पहले नहीं था। तो ट्रेंड है, लेकिन चैलेंज भी है। मैंने पहले कहा चैलेंज है, आपने हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब जैसे कि साफ पानी, साफ खुराक, अब साफ साफ खुराक से आपने टेक्सला वाली बात नहीं कहनी कि वो भी साफ है क्या नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे इंटरनेट भी इज लाइक द सेम, ठीक है ना, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फिर हमने कहा कि जी नेक्स्ट क्या है, पावर लाइन नेटवर्किंग। पावर लाइन
नेटवर्किंग। although कि पहले तो ये बताता चलूं कि पावर लाइन नेटवर्किंग क्या है, ये भी एक ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, या ट्रेंड नहीं रहा, एंड दैट बिकॉज ऑफ द वायरलेस। मुझे याद है, मेरे एक टीचर जो कि यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो एक काफी साल पहले, बल्कि काफी डिकेड डिकेड और टू पहले पाकिस्तान आए, तो उस समय अपना घर बना रहा था। तो मुझे कहते हैं जहां जहां तुम बिजली की तारें बिछा रहे हो, साथ साथ तुम एक ईथरनेट केबल भी बिछाते रहो। अभी आपको इसकी अहमियत नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको फ्यूचर में हर कमरे में इंटरनेट चाहिए होगा। उस वक्त तो हम इंटरनेट बस एक ही कमरे में कहीं पे एक डेस्कटॉप पड़ा होता था, जिसको इंटरनेट चाहिए होता था वो उस कंप्यूटर कमरे में उस डेस्कटॉप पे जाके बैठ जाता था। लेकिन उन्होंने राइटली कहा कि जी आपको हर कमरे में इंटरनेट चाहिए होगा, इसलिए आप हर कमरे में जहां पावर के लिए केबल डालो, वहां पे इथरनेट केबल भी डालते जाओ, और वहां पे आईओ पोर्ट्स एक एक लगाते जाओ, ताकि इंटरनेट के जरिए आप कनेक्ट हो जाओ। उस जो टाइम पे ये ट्रेंड आया कि जनाब जब मैं दो केबलें डालूं, दोनों कॉपर हैं, तो व्हाई नॉट एक केबल डालूं, उसी पे पावर भी जाए और उसपे डेटा भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। आप कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि पावर आपकी कितने हर्ट्ज पे है, 50 हर्ट्ज, ऐसा ही है ना, और आपका डेटा जो है वो मेगा हर्ट्ज पे है। क्या एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस शुरू होती है जबकि दोनों सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। जब उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, तो दे विल नॉट इंटरफेयर, एंड दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ पावर लाइन नेटवर्किंग। इंस्टेड ऑफ putting the two cables simultaneously and increasing the cost, कॉपर सस्ती नहीं है, why not a single cable carrying both। लेकिन ये ट्रेंड मैंने कहा कि इतना कामयाब नहीं हुआ, बिकॉज वायरलेस ने आके कहा कि जी एक एक्सेस रूटर लगाओ तो सारे कमरों में नेटवर्क आ जाएगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बूम नहीं लिया इस ट्रेंड ने। ठीक है, देन इज दी दैट इज ऑल्सो ए ट्रेंड, ब्रॉडबैंड। और फिर जब ब्रॉडबैंड समझा दूं, तो फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड, और जब वायरलेस ब्रॉडबैंड समझा दूं, तो फिर मुझे चाहिए होगा WISP। WSSP नहीं कह रहा, WISP कह रहा हूं, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहली चीज, लेट मी एक्सप्लेन यू टू द ब्रॉडबैंड। बताओगी नौशीन, व्हाट इज ब्रॉडबैंड? ओके, मूसा। तो जनाब मैंने आपसे जब इंटरनेट सर्विसेज पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने कहा था कि जनाब उस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, बाय यूजिंग द मॉडेम, that was giving 56 kilobit per second, that was the max। अब बाद में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई which offer you greater than this value, greater than this value are considered to be the broadband। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कहा था कि जी फॉर एग्जांपल DSL, ADSL, एसिमेट्रिक DSL, जिसका मैंने कहा था कि डाउनलोड जो है वो लेस देन या इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 megabit per second, और अपलोड जो है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 megabit per second। इट इज ग्रेटर देन दिस kilobit per second, it is greater than this 56 kilobit per second। that the reason we consider this ADSL as a broadband। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों के घर में PTCL ने उस वक्त ADSL प्रोवाइड किया, वो साथ उसका नाम रखते थे PTCL BB, PTCL
बीबी, यानी कि पीटीसीएल ब्रॉडबैंड। वो कहते थे कि डीएसएल जो कौन सी टेक्नोलॉजी है, ब्रॉडबैंड। उसके बाद आपके पास केबल के जरिए भी ब्रॉडबैंड, फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आ गया। हमने पढ़ा कि जी पॉन है या एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स हैं, यू आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडबैंड। तभी ये तो समझ आ गया कि ब्रॉडबैंड किसे कहते हैं, लेकिन अब हम ये समझना चाहते हैं कि वायरलेस ब्रॉडबैंड से क्या मुराद है। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि हो तो ब्रॉडबैंड, हम चाहते हैं कि हो तो ब्रॉडबैंड, लेकिन साथ साथ तार का झंझट ना हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वायरलेस ब्रॉडबैंड, दैट विल बी कॉल्ड एज द वायरलेस ब्रॉडबैंड। अब यहां पे कैसे वायरलेस ब्रॉडबैंड की एग्जांपल, इवन योर वाईफाई इज एग्जांपल ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड because it can provide you in a gigabit per second. It can provide you in gigabit per second. But another good example can be your cellular network. Your cellular network. मिसाल के तौर पे even if you look from roughly 90s, so we started with the GPRS. Have you heard the name of GPRS? GPRS is a network on GSM. Have you heard the name of GSM? Which is called as the 2G networks, 2G cellular networks. आज भी आपके मुल्क में इस्तेमाल, आपके शहर में इस्तेमाल हो रहा है 2G। तो दिस सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल्स, क्योंकि ये बने थे फॉर वॉइस, लेकिन जब इन पे डेटा को ऐड करना पड़ा तो वी केम अप विद ए न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू method which is called GPRS. Now it was a packet. Your GSM for voice was cellular, was circuit switched, while your GPRS was carrying your data in a packet switch network, and it was giving you a speed of approximately 115 kilobit per second shared, but definitely it was more than 56K, might be considered as a broadband. Then came, after the GPRS, came your EDGE, EDGE. अब भी कब आप मोबाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, मोबाइल डेटा के साथ, तो उसके साथ ई लिखा हुआ आपको नजर आता है। ई का मतलब ये होता है कि आप जीएसएम पे एज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? एज, विच वाज गिविंग यू ए बिट रेट ऑफ 3.384 किलो बिट पर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इजीली आई कैन से that this is also an example of broadband, and it is wireless. Then after this 3G, you people went to the 3G. सारे आप लोग यूज कर रहे हो 3G, which is in Pakistan is UMTS, Universal Mobile Telecom System. The 3G was giving you up to approximately 10 megabit per second, again broadband. Then after the 3G, you people shifted to 3.5G. This 3.5G example is your HSPA, ये HSBPA। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, मोबाइल डेटा लेते हैं, तो ऊपर एक छोटा सा एच नजर आता है। कभी गौर किए? इसका मतलब कि उस वक्त आप एच कह रहा हूं, you are using HSPA, which give you even more speed as compared to the normal 3G. And then if I give you the example of your 4G, which is LTE-A, long-term evaluation advanced, supposed to be giving you 100 megabit per second.
and now the trend is toward the move is toward the 5G. So all of these are the example of wireless broadband. Even एक और टेक्नोलॉजी भी between the LAN and this, because all of these examples which I gave to you in wireless domain, they are definitely what? WAN. They are WAN. GPRS can be everywhere. Edge can be everywhere. 3G can be everywhere. 4G can be everywhere. So ladies and gentlemen, they are the WAN. So in between this, the first example which I gave you, the WLAN, which is the LAN, there is in between another technology which was a WMAN. And the MAN stands for Metropolitan Area Network. And the technology name was WiMAX. 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 It was again giving you wireless broadband. इस बात समझ आ रही है? तो here is the example कि जी this is again a trend कि जी ब्रॉडबैंड भी हो, यानी हाई स्पीड भी हो, और साथ साथ तार का झंझट भी ना हो. क्लियर? अब मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि क्लास के बाद वर्षों ने साद ने कहा था कि थोड़ा सा आइडिया दे दें सेलुलर का, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जीएसएम से लेकर यानी 2G से लेके 4G तक का सफर के बारे में बताया. तो कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये सेलुलर काम कैसे करता है. तो चलिए अब हम इस पे बात कर लेते हैं ऐसे भी, क्योंकि उसके बाद हमने नेटवर्क सिक्योरिटी पे बात करनी है. तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक पे, सेलुलर पे. सेलुलर में ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि that is understandable that cellular is वायरलेस. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. ठीक है, इसमें दो राय नहीं है. अब एक तरीका तो ये था कि और कि जनाब ये कंपनी कहीं शहर के बिल्कुल दरमियान में एक हाई पावर टावर लगा देते. हाई पावर, इतनी पावर कि ये मिसाल के तौर पे अगर शहर का साइज जो है, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ पेशावर, प्रॉब्ली हैदराबाद से लेके अगर आप रिंग रोड, अब तो रिंग रोड से उधर साइड पे भी अगर पेशावर ही है, प्रॉब्ली चमकनी तक अब आप कह सकते हैं कि पेशावर ही है, तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस जो है अराउंड 30 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा. इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर के रेडियस में 30 किलोमीटर के रेडियस में सॉरी अगर 30 किलोमीटर डायमीटर है, डायमीटर में इस हाई पावर ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करना चाहिए. तो चलें ये तो शायद कर देता, लेकिन फिर आपके मोबाइल डिवाइस को भी लाजमी तौर पे 15 किलोमीटर, अगर टोटल 30 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर से अपना सिग्नल इस टावर की तरफ भेजना था. अब ये आपका छोटा सा मोबाइल डिवाइस में इतनी जान नहीं है, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस आर ऑल आर बैटरी ड्रिवन. इनके साथ ना वापडा कनेक्ट होता है और ना ही आप बैटरी का पूरा बैंक लेकर साथ चलेंगे. ऐसा ही है ना? इसका मतलब इसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये डिवाइस 15 किलोमीटर से अपना सिग्नल भेजता और 15 किलोमीटर तक ये सिग्नल पहुंच जाता, क्योंकि इट नीड टू बी हाई पावर एंड मोबाइल डिवाइस कैन नॉट सेंड सिग्नल एट ए हाई पावर. दूसरा ये था कि लाजमी तौर पे यहाँ पे एक खास फ्रीक्वेंसी है. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये जूम कर लूं कि 5 मेगाहर्ट्ज, और मैं ये जूम कर लूं कि हर इस 5 मेगाहर्ट्ज को आपने 200 किलोहर्ट्ज के चैनल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो कितने चैनल बन जाएंगे 5 मेगाहर्ट्ज में? 1 मेगाहर्ट्ज में कितने बन जाएंगे? 5. और 5 मेगाहर्ट्ज में कितने बन जाएंगे? 25. इवन अगर मैं ये कह दूं कि हर एक 200 किलोहर्ट्ज का मैंने
इसमें मैं 8 यूजर रन करना चाहता हूं, तो इवन 25 × 8 कितना बन गया? 200। इसका मतलब पूरे पेशावर में सिर्फ 200 लोग एक वक्त में बात, अगर हम ये चले मान भी लेते कि ये मोबाइल डिवाइस हमारी इतनी ताकतवर है, तो 200 से ज्यादा यूजर मुमकिन नहीं थे। इसका मतलब है कि ये कोई कॉस्ट इफेक्टिव, जब कल भी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है। पूरे मुल्क, पूरे पेशावर में सिर्फ 200 बंदे, जबकि शायद इस यूनिवर्सिटी के एरिया में इससे कई गुना ज्यादा इस वक्त बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया गया? कहा गया जी ये तरीका सूटेबल नहीं है, इसको रद्द कर दें। तो फिर क्या चीज एक्सेप्टेबल है? तो कहा गया कि जी ये करें कि अगर आपको 200 किलोमीटर, दो लेट इट बी 5 मेगाहर्ट्ज मिला है, आपने खरीदा है, लाइसेंस किया है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम समझ आ रही है? तो कैसे इसको लेकर चलेंगे इस 5 मेगाहर्ट्ज को? तो कहा गया कि जनाब हम ये करते हैं कि जो पूरा पेशावर है, हम इसको, जैसे अभी हमने कहा था ये पूरा पेशावर है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपका हैदराबाद हो गया, और ये आपका लेट इट बी, हमने चमकनी कहा, तो चमकनी पिशावर का आखिरी स्तर हो गया। क्लियर मेरी बात? और आपने इस फ्रीक्वेंसी को, 5 मेगाहर्ट्ज को, में ये कहा गया जी मिसाल के तौर पे, लेट करेंगे 5 मेगाहर्ट्ज जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 890 एंड गोइंग अप टू 895 मेगा हर्ट्ज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? 5 मेगाहर्ट्ज, जैसे हमने यहां पे कहा 5 मेगाहर्ट्ज। तो एज्यूम करें कि आपने ये 5 मेगाहर्ट्ज पहला 890 से लेके 91 तक यहां इस्तेमाल कर दिया। फिर आपने 94 से 95 तक यहां इस्तेमाल कर दिया। फिर आपने 93 से लेके 94 तक यहां कर दिया। और 90 कितना रह गया? 92, 92 से 93 तक यहां कर दिया। और बल्कि यहां कर लेते हैं 890 से लेके 90 से लेके 91 हो चुका है, 91 से 92, चलिए 91 से 92 यहां कर लेते हैं, 92 से 93 ये नहीं है, तो ये यहां कर लेते हैं 92 से 93। इज क्लियर? अब क्या है? और फिर इसके बाद आपने दोबारा, ख्याल करेंगे मजेदार बात है, आपने दोबारा वही 90 से 91 दोबारा यहां इस्तेमाल कर लिया। इस अमल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी रीयूज। अब आपने 90, उसके बाद 92 से, ऑलरेडी यहाँ 92 था, तो 90 लेट इट बी कॉल इट 94 से 95 यहां कर लिया। यहां पे आपने कर लिया 93 से 91 से 92, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। 92 से 93 से 94 यहां कर लेते हैं, एंड सो ऑन। तो देखिए तकरीबन आधा पिशावर मैंने कवर कर लिया। अब इसका फायदा क्या होगा? मैंने हर एक, इसको मैं कहता हूं ये सेल है। क्या है? सेल। और हर सेल के दरमियान में मैंने एक टावर खड़ा कर दिया, जो कि पहले 30 किलोमीटर को कवर कर रहा था मिसाल के तौर पे, अब वो 1 किलोमीटर के रेडियस को या डायमीटर को कवर कर रहा है। तो अब वो कितनी पावर में ट्रांसमिट करेगा? कम पावर में करेगा। और कम पावर में जब ट्रांसमिट करेगा, तो उसके जो डिवाइसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको भी कम पावर में ट्रांसमिट करना होगा। यूं आपकी बैटरी, आपकी मोबाइल की बैटरी कई दिनों तक चलने की काबिल हो गई। ये बात समझ आ रही है ना? और दूसरी क्या बात है कि इनके जो एडजेसेंट सेल्स हैं, यानी अगर ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, इनमें सेम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज हो रही, डिफरेंट हो रही है और दूर हो रही है।
इसका मतलब जो यूजर यहां पे इस टावर से बात कर रहा है, वो अगर उसका सिग्नल इधर इंटरफेयर नहीं कर रहा, इंटरफेयर नहीं कर रहा, इज इट क्लियर? तो जो यूजर्स हैं वो इस एरिया में बात करते हैं, क्योंकि पावर कम है, इवन इसका सिग्नल इधर इधर आ ही नहीं रहा। तो यूजर्स मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेल्स में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ बात समझ आ रही? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे चले, एक यूजर ने इसी सेल के अंदर बात करनी है, तो फिर तो ये टावर उसको बात करवा देगा। लेकिन अगर एक यूजर यहाँ पे है, हैदराबाद में है, और दूसरा लेट कर ये कैंट है, शावर कैंट कैंट में है, वर्सक रोड पे है, ये कैसे बात करेंगे? क्योंकि वायरलेसली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली होता ये है साहब कि यहां पे हम एक बॉक्स लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। क्योंकि ये टावर तो सिर्फ एक एंटेना है, एंटेना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल रिसेप्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। तो उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स है जिसको हम कहते हैं बीटीएस, जो कि एक एयर कंडीशन बॉक्स में मौजूद है। और ये बीटीएस, अगर मिसाल तो भाई ये बीटीएस नंबर 1 है, ये बीटीएस नंबर 2 है, ये बीटीएस नंबर 3 है, ये बीटीएस नंबर 4 है। इन 4 बीटीएस का एक कंट्रोलर है जिसको हम कहते हैं बीएससी। क्या कहते हैं? बीएससी, यानी बेस स्टेशन कंट्रोलर। वो इन चारों को कंट्रोल करता है। तो यू टावर, ये बीटीएस है, बीटीएस कनेक्ट हो गया टू वायर, टू वायर, टू फाइबर, टू दिस कंट्रोलर, टू दिस कंट्रोलर। और फिर लेट करें इस पूरे पेशावर का, हम जूम कर रहे हैं कि मिसाल तो भाई यूफोन का सिस्टम है, तो इस पूरे पेशावर का एक स्विचिंग सेंटर है। क्या है? एमएससी स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो ये तमाम बीएससी, एक बीएससी हो गया, लेट करें बीएससी 1, दूसरा बीएससी जो है वो लेट करें इस एरिया का है, तीसरा बीएससी बीएससी 2 वो इस एरिया का है, बीएससी 3 हो गया। तो ऑल ऑफ दीज बीएससीज आर कनेक्टेड टू दी स्विचिंग सेंटर। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर यूजर 1 ने यहां से कॉल की और वो करना चाहता है कैंट को, नहीं रिशवान, ये कॉन्सेप्ट है सेलुलर फोन्स का, सेलुलर नेटवर्क का। अब उसके पीछे चाहे स्विचिंग जो है वो पैकेट वाइज हो रही है या सर्किट हो रही है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा। ये कल हमारे एक स्टूडेंट साथ का क्वेश्चन था, उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन दैट इज अमेजिंग कि स्टूडेंट की तादाद नहायत कम है। समझ नहीं आ रही कि क्या उनको समझ नहीं आती या कुछ और मसला है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, एनी जो भी है। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे एक यूजर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में बात करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे ये यूनिवर्सिटी का एरिया है, हैदराबाद का एरिया, और ये आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है। आप आपका घर हैदराबाद में है, आपके घर से आपके कैंपस में कॉल आ रही है। तो क्या होगा कि ये बीटीएस बीएससी को देगा और बीएससी इसको दूसरे बीटीएस की तरफ स्विच कर देगा, या ये बीएससी इसको एमएससी को दे देगा। एमएससी तो अगर दूसरे बीटीएस में ये शामिल है, बीएससी में, तो दूसरे बीएससी को दे देगा। बीएससी इसको अपने बीटीएस, अपने बीटीएस की तरफ फॉरवर्ड कर देगा और बीटीएस को वायरलेसली वायरलेसली यहां के यूजर की तरफ ये ट्रैफिक भेज देगा। आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर दूसरे शहर में जाना है, ये तो पिशावर है, आपका डेस्टिनेशन जो है वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, तो आपका ये एमएससी कनेक्ट होता है आपके पीएसटीएन के साथ, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के साथ। तो यूं ये वायरली, और पीएसटीएन तो आपको पता है कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। यूं अगर एक यूजर का हैदराबाद से
इवन कराची कॉल करता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यूं, क्योंकि आपने इस पूरी लैंड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया एंड यू कॉल्ड देम सेल्स, तो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सेलुलर कम्युनिकेशन। अब सवाल का जवाब मिल गया जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? अगेन दैट, इसका एक्सप्लेनेशन का एक रीजन ये भी था कि वी वांट टू अंडरस्टैंड दी वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो our the cellular network is the part of the wireless broadband. Is it clear, Shafiq? Everyone? Clear? Okay, nice. अब हम आते हैं जी इसके अगले टॉपिक की तरफ, एंड अगला टॉपिक इज अबाउट दिस नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, सॉरी, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि किसी भी नेटवर्क के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए ये जरूरी है कि वो सिक्योर हो। अगर वो ये क्लेम ना करे कि मैं सिक्योर हूं, तो प्रॉब्ली द वर्ल्ड विल बी हैप्पी टू यूज इट। सो इन दिस केस आपके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम पहले एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसमें हमने शायद प्रीवियस क्लास में बात भी की थी कि सिक्योरिटी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज CIA। की थी ये बात? CIA, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ चीजें सिक्योरिटी के लिए बड़ी ब्रीफ, बड़ी बेसिक्स, क्योंकि डेफिनेटली दिस कोर्स इज नॉट अबाउट द साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी, लेकिन एज ए नेटवर्क इंजीनियर एटलीस्ट वी शुड हैव एन आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी। इसलिए हमने कहा कि जी एक टर्म हमें ये आनी चाहिए कि थ्रेट किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई भी बंदा, कोई नेटवर्क का बंदा या सिक्योरिटी का बंदा कहे कि जी ये थ्रेट है, तो हमें हमें ये ख्याल आए कि शायद ये कोई बिल्डिंग है, कोई दरख्त है, कोई गाड़ी है जिसका नाम थ्रेट है। तो क्या ख्याल है शुमाइम, क्या चीज होती है थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट? तो हमें शुमाइम ने जल्दी से बता दिया कि इसका मतलब होता है पोटेंशियल डेंजर। हर वो चीज जो कि मेरी सिस्टम के लिए, मेरे डेटा के लिए, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए खतरा है, उसको हम कहते हैं ये थ्रेट है। क्या है? थ्रेट है। अब आपकी एग्जांपल, आप कहेंगे जी कोई एग्जांपल दें ताकि हमें समझ आए कि जी ये वाकई थ्रेट है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट द वायरस, इफ यू टॉक अबाउट द मालवेयर, अभी हम बात करेंगे मालवेयर के बारे में फर्दर डिटेल में। मालवेयर पहले तो हुआ है क्या? तो जनाब ये मालवेयर का टर्म दो चीजों से मिलकर बना है, एक माल और एक वेयर। और मैं कलर चेंज कर रहा हूं, माल के आगे मैं लिखना चाहता हूं मिलीशियस। नहीं, ये कलर मजेदार नहीं है। माल के आगे मैं लिखना चाहता हूं मिलीशियस, और वेयर के पीछे मैं लिखना चाहता हूं सॉफ्ट। तो यूं क्या बन गया? मलेशियस सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है, कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कैन बी गुड और बैड। सॉफ्टवेयर कैन बी गुड और बैड। अगर मैं कहूं कि किसी गुड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दें, तो आप मुझे बड़ी खुशी से कह सकते हैं कि जनाब मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इज इट ए गुड सॉफ्टवेयर? यस, इट इज ए गुड सॉफ्टवेयर। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर यूजिंग विंडोज। सिमिलरली, okay, so ladies and gentlemen, if I use the word Linux, very good software। और अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कितने लोगों को लिनक्स पे काम करना आता है या यूज किया है, तो एक दो तीन चार लोगों ने सिर्फ हैंड रेज दिया। al दो कि लिनक्स का इस्तेमाल, जी रिशवान अहमद ने भी हैंड रेज किया कि उसने भी लिनक्स इस्तेमाल किया है।
लेकिन दिस नंबर इज टू लेस। आपको इस नंबर को बहुत इंक्रीज करना होगा और इसकी एक्सपर्टीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि लिनक्स, आपको लगता तो है कि ज्यादा विंडोज है, लेकिन नहीं, ज्यादा लिनक्स है। आप कहेंगे हमें तो नजर नहीं आता, तो मैं आपको कहूंगा तमाम सर्वर्स कोशिश की जाती है कि लिनक्स पे रखे जाएं, नंबर वन। नंबर टू, कई ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे जिनके नाम बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके पीछे जो कर्नल है, जो कि मेन कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो लिनक्स का है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक सबसे आसान एग्जांपल दूं, आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। लेकिन कितने आराम से आपने कह दिया एंड्रॉयड, लेकिन उसका कर्नल किसका है? लिनक्स का। तो कहना तो ये चाहिए कि असल तो कोर तो पीछे लिनक्स है, एंड्रॉयड तो फिर कहना थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी बिलियंस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि हम कहते हैं एंड्रॉयड बेस्ड हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे कौन है? लिनक्स है। इसी तरह आपको लगता ही है कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को के, वो सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम हमको कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप पहले तो ये बताएं कि लिनक्स के कौन, सॉरी, सिस्को के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और उनमें से आपने कौन कौन सा यूज किया है। आई गिव यू द फर्स्ट एग्जांपल iOS, द सेकंड एग्जांपल आई गिव यू iOS XE, द थर्ड आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ iOS XR, द फोर्थ एग्जांपल आई गिव यू NXOS। या तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रॉब्ली iOS के अलावा इनकी बैकएंड पे भी लिनक्स का कर्नल है। इसका मतलब लिनक्स तो, इसका हम फिर तो बड़ा इजीली हम कह सकते हैं अरबाब साहब कि लिनक्स कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। कह सकते हैं, कह सकते हैं जी, कहीं भी इस्तेमाल नहीं है इसका। इसका मतलब है हर जगह पे इस्तेमाल है। इसका मतलब है कि हर जगह पे इस्तेमाल है। तो चाहे आप नेटवर्क पर के हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, यानी कि आप डेवऑप्स में हैं, कुछ भी कर रहे हो, लिनक्स आपको आनी चाहिए। लिनक्स के बगैर गुजारा नहीं है। क्या इलेक्ट्रिकल वालों आप लिनक्स इस्तेमाल नहीं करते हो अपनी कामों में, अपने टास्क में? नो, इट इज बैड। लिनक्स शुड मस्ट बी। ठीक है। एनी हाउ, इवन when I do my automation tasks, you can see here, when I do my automation tasks, where are there? VMware. Whenever I do my CCNA tasks, sorry, automation tasks, पहले जो खुला हुआ है जी, तो whenever I use this, what, क्या मैं यूज कर रहा हूं? पाइथन। दिस इज पाइथन। लेकिन पाइथन के बैक पे अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा? पाइथन के, अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसको मैं बंद कर दूं, टर्मिनल को भी बंद कर दूं, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स, Ubuntu। तो the operating system behind is Ubuntu, Linux। इसी तरह sometime if I use the to work for the attacking purpose, which operating system I use? Kali, again Linux। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपना कुछ वक्त लिनक्स को देना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात?
तो एनी एग्जांपल मेरी ये थी कि क्या ये गुड गुड सॉफ्टवेयर हैं? आपने कहा हाँ जी, लिनक्स भी गुड सॉफ्टवेयर है, विंडोज भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, इधर भी है। ऑल ऑफ दीज आर दी गुड सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बैड भी हैं, जो कि अच्छाई नहीं करते। उनको बनाने वाले का मकसद ही है कि बुराई फैलाई जाए, नुकसान दिया जाए दूसरों को। इसके रीजन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? मलेशियस सॉफ्टवेयर। बताऊंगा इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, वायरसेस, वॉर्म्स, बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है, ट्रोजन्स, एडवेयर्स, स्पाईवेयर्स, ransomwares. Have you heard the names? Yes. मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट का क्या ख्याल है? We have used Linux and operating system course. That's good. Yes, sir. Nice. ठीक है। तो कहने का हमारा मकसद आगे से नहीं है कि आपको डिस्करेज करूं। इस रूम में बिठाने का मकसद किसी सूरत भी नहीं है ओ तुम तो बड़े नालायक हो। नहीं, यह है कि अगर हमारी कोई कमी है तो हम कम से कम हमें पता तो होगा हमारी ये कमी है, ताकि हमें जब भी मौका मिले हम उस कमी को ओवरकम कर लें। यानी कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तो बिल्ली नहीं छोड़ेगी, इसी तरह इंडस्ट्री जो है वो आपको लिनक्स के बगैर तो नहीं लेगी। तो जस्ट एक आपको आइडिया देना था कि भाई थिंक लिटिल बिट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ओ दुनिया बर्बाद हो गई है, मुझे लिनक्स नहीं आती। नहीं, लिनक्स नहीं आती तो क्या हुआ, सीख लूंगा। ये जज्बा तो होना चाहिए ना। तो आप लोग लिनक्स कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में इसका मतलब है उसको यूज नहीं किया। चले अच्छी बात, लेकिन नहीं आओ कुछ। जी, ओके। नैनो जो है कि टेक्स्ट एडिटर है, उस टेक्स्ट जैसे कि आपका नोट पैड है, इस तरह नैनो है, वीआई एडिटर है, और भी एडिटर्स हैं। ठीक है। तो नहीं आओ दैट्स, मकसद मेरा ये नहीं था। मकसद सिर्फ ये कहना था कि आपको ये क्लियर करूं कि कुछ सॉफ्टवेयर अच्छे हैं लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बुरे भी हैं। जैसे वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर्स, स्पाईवेयर्स, रैंसमवेयर्स, बैकडोर्स, दे आर बैड। तो क्या ये सारे बैड सॉफ्टवेयर आपके लिए आपके दोस्त हैं? दे आर बेनिफिशियल टू यू? दे आर बेनिफिशियल टू यू? वायरस आपके कंप्यूटर में डाल दूं आप खुश होती हैं? आपने कहा नहीं होती। इसका मतलब है कि ये सारे क्या हैं? सारे आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी पोटेंशियल डेंजर। पोटेंशियल, दे आर पोटेंशियल डेंजर फॉर माई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब समझ आ गई कि थ्रेट क्या होता है? ठीक है। तो जनाब क्या कहता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, नो डाउट, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग। यानी कि इसका मतलब है कि हम नेटवर्किंग को, सिक्योरिटी को नेटवर्किंग से अलग, जब इंटीग्रल पार्ट है तो अलग नहीं कर सकते। हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो कहता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इंप्लीमेंटेड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंट while securing the data but still allowing the quality of service। अब इसकी क्या कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि सबसे तगड़ी सिक्योरिटी ये है, सबसे मजबूत सिक्योरिटी ये है कि मिसाल के तौर पे एक बैंक है, ज्यूम कर लें, उसका सर्वर है, सबसे ज्यादा सिक्योर आप उसको कैसे कर सकते हैं? उसको बंद कर दें।
जब वो बंद है तो कोई उस पर अटैक नहीं कर सकेगा, कोई पोटेंशियल डेंजर नहीं होगा। लेकिन ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल हरगिज नहीं। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी भी देनी है और एक्सेस भी देना है, यानी कि उसमें इंटर होने की इजाजत भी देनी है, और अगर वो गलत काम भी ना करे इसको भी इंश्योर करना है। बात समझ आ रही है मेरी? फिर हमने कहा सिक्योरिंग ए नेटवर्क इन्वॉल्व्स, इसमें सिक्योरिटी के लिए मैनी प्रोटोकॉल्स, लाइन तो इतनी डिटेल में हम प्रोटोकॉल्स को नहीं पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, इवन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर वायरलेस वाईफाई, might be you have heard the name of the WEP, WPA, WPA2, WPA3. What are these? They are the protocol for securing your wireless networks. तो यहाँ पे ये कह रहा है securing a network involves many protocols, technologies. You may have heard the name of TLS, DTTLS, IPsec. What are these? Security protocols. So, and techniques in order to secure data and mitigate threats. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मिटिगेट का क्या मतलब होता है? कम करना। मिटिगेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वी वांट, क्योंकि थ्रेट का मतलब मैंने बताया पोटेंशियल डेंजर, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव एज ए सिक्योरिटी पर्सन क्या होगा? मिटिगेट यानी रिड्यूस द पोटेंशियल डेंजर। क्या आपका रोल एज ए सिक्योरिटी बंदा के तौर पे क्या होगा? लिसन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोटेंशियल डेंजर, रिस्क ऑफ पोटेंशियल डेंजर। समझ आ गई आपको आपका रोल का? ओके, अब हम बात कर रहे हैं थ्रेट वेक्टर्स माइट बी एक्सटर्नल और इंटरनल। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं थ्रेट वेक्टर किसे कहते हैं। थ्रेट वेक्टर से मुराद है, थ्रेट वेक्टर से मुराद क्या है, पहले ये देखना चाहते हैं, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल को डिस्कस करना चाहते हैं। थ्रेट वेक्टर से मुराद है द मेथड्स which are used as a potential danger। अब वो मेथड क्या हो सकते हैं? वो कोई बाहर से भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपके अपने भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बाहर से आपको नुकसान पहुंचाता है, मिसाल के तौर पे मैं यहां से बैठ के और आई एम साइंसेस के सिस्टम को खराब करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि आई एम साइंसेस विल कंसिडर मी एज अ एक्सटर्नल थ्रेट। लेकिन अगर उनका कोई अपना ही इंप्लॉई या स्टूडेंट वही उनको नुकसान पहुंचाए, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल थ्रेट। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे अपना एम्प्लॉय क्यों करेगा? तो एम्प्लॉय जो है वो डिसकंटेंट नहीं हो सकता, नाराज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे उस एम्प्लॉय साहब को छुट्टी चाहिए थी, कहता जी मैंने शहर के लिए एक हफ्ते के लिए जाना है, और बॉस कहता है कोई जरूरत नहीं है, काम करो बैठ के। लाजिमी तौर पे अब तो वो नाराज हो गया है, वो कहेगा अच्छा आज जो आपको बताता हूँ कि सिस्टम कैसे चलता है। फिर तो व्हाट यू विल कॉल दिस? इंटरनल थ्रेट। बात समझ आ रही? इज इट क्लियर एवरीवन? देन लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, तो मैंने कहा कि आपके लिए इन थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, और थ्रेट जो है वो इंटरनल भी हो सकती हैं। अब इंटरनल में ये भी हो सकता है कि आपकी फ्लैश मेमोरी में कोई वायरस है, और आप अपने दोस्त को देते हैं, अपने दूसरे को या सिस्टम में जाके लगा देते हैं, तो व्हाट ही विल कॉल दैट? दैट इज इंटरनल। क्योंकि बाहर से आके कोई भी शख्स आपके कंप्यूटर में, आपके सर्वर में यो नहीं लगा सकता।
ऐसा ही है ना। अब एग्जांपल्स हम दे रहे हैं एक्सटर्नल थ्रेड्स की। एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब एक्सटर्नल से क्या मुराद है, जैसे मैंने कहा ये आपकी फायरवॉल है, ये आपकी बाउंड्री है आपके नेटवर्क की। अगर बाहर से कोई आके आप पे हमला करता है तो वी विल कॉल इट इज एक्सटर्नल थ्रेट। और क्योंकि अंदर से ही आपके नुकसान करता है जैसे मैंने अभी बताया, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए इंटरनल थ्रेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने एक बात की कि क्या एक्सटर्नल थ्रेट हो सकते हैं। कोई आपको, आपने कोई फाइल डाउनलोड की उसमें वायरस आ गया, या कोई वॉर्म आ गया, या कोई ट्रोजन आर्स आ गया, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। ठीक है, क्या आपको इनके थोड़ा सा डिफरेंस पता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी प्रॉब्ली वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन आर्स? जी, क्या बता रही हैं? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमें ये जवाब मिल रहा है कि जी, दानियाल क्यों खामोश हो? हारिस, आमिना तो आज खामोश है, कहती है कि भाई आज कोई सवाल नहीं करना, ना कोई जवाब देना है। तो वायरस का मतलब ये होता है कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि किसी दूसरे के साथ डिपेंडेंट होता है, यानी किसी दूसरी फाइल के साथ मिसाल के तौर पे अपने आप को अटैच करेगा। और जब वो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंपनी खुद ये जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोपेगेट नहीं कर सकता, यानी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो जब वो मिसाल के तौर पे मैंने एक असाइनमेंट कहीं से डाउनलोड की और वो असाइनमेंट मैंने अपने दोस्त को भेज दी, तो अब इसका मतलब है मेरे कंप्यूटर में भी वायरस आ गया और उसके कंप्यूटर में भी वायरस पहुंच गया। या मैंने उसको फ्लैश ड्राइव में डाल के दे दी, वो फ्लैश अपने अपने कंप्यूटर में लगाई, उसको भी वायरस माशाल्लाह मिल गया। इसका मतलब है कि ये, और ये खुद भी एग्जीक्यूट नहीं होता, जब वो फाइल पेरेंट फाइल एग्जीक्यूट होती है तो साथ ये भी एग्जीक्यूट, और जो इसके काम के लिए बैड इंटेंशन के लिए बनाया गया था वो काम कर देता है। जबकि इसके मुकाबले में वॉर्म का मतलब ये होता है, वॉर्म का मतलब ये होता है जैसे आपको पता है अर्थवॉर्म, कभी नाम सुना है अर्थवॉर्म का? देखा है अर्थवॉर्म? क्या करता है अर्थवॉर्म? क्या करता है? चीजों में होता है। ओके, तो अर्थवॉर्म जानबूझ के हमें अपनी अपने जमीन में डालते हैं, स्पेशली जहां पे हमने पौधे वगैरह लगाए होते हैं, क्योंकि वो वही काम कर देता है जो कि मोर इफेक्टिव तरीके से कर देता है जो कि गार्डनर करता है, माली करता है। माली भी जमीन को नरम करता है, ये भी जमीन को नरम कर देता है। कैसे कर देता है कि ये अगर आपकी जमीन है, सॉरी दिस इज नॉट क्लियर, अगर ये आपकी जमीन है तो ये जमीन में एक तरफ से इंटर होता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, उन्हीं उसने दो सुराखें बना दी। फिर ये दूसरी जगह से इंटर होता है, फिर एग्जिट कर जाता है, तो जमीन को ये पोरस कर देता है। तो हमने, ये तो था बायोलॉजिकल बॉम्ब। और ये याद रखें कि ये दोनों टर्म बायोलॉजिकल के साथ रिलेट करती है, ये वो चीज नहीं है। जैसे वायरस भी आम जिंदगी में, वायरस मिसाल के तौर पे किसी भी तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं आ सकता। कैसे आता है? आता है ऐसे कि मिसाल के तौर पे इनके पास वायरस है और इन्होंने किसी चीज के ऊपर हाथ लगाया तो वायरस इधर आ गया। इन्होंने वो मुझे दिया, मैंने जब अपने हाथ पे लगाया तो मेरे पास आ गया। जब मैंने उसके साथ ही खाना खाया तो मेरे अंदर मूव कर गया। तो अब देखिए इसके लिए मुख्तलिफ, खुद ये नहीं आ सका। तो वायरस जो है वो यूं प्रोपेगेट करता है, तो यहां भी वायरस कैसे एक फाइल के जरिए आ रहा है, इसलिए हमने इसको नाम रख दिया वायरस। Although it is not, do not consider that is a biological virus, it is a computer virus, but both have the resemblance। बात समझ आ रही? देन हमने बात की वॉर्म की। वॉर्म में ये है जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो भी खुद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, उसको किसी डिपेंडेंट के लिए जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया?
द थर्ड एग्जाम्पल हैज बीन गिवन एज ए ट्रोजन हॉर्स। ये भी आपको बाहर से मिलेगा। अब अगर मैं पूछूं कि यार बाप साहब क्या होता है ट्रोजन हॉर्स, तो इसमें एक मूवी भी है प्रॉब्ली 2004 की, जो कि एक वॉर की, जंग की कहानी पे बनी हुई है। देखी हुई किसने? जंग में ये बताते हैं कि प्रॉब्ली ग्रीक्स की किसी के साथ लड़ाई है, और उस वक्त जैसे अगर आप में से कोई अगर पिशावर के रहने वाला है तो उसको पता है कि पिशावर के इर्द गिर्द एक बड़ी मोटी दीवार है जिसको फसील शहर कहा जाता है, और उसके अंदर मल्टीपल जगहों पे गेट्स हैं। अगर आप में से कोई भी सिटी के रहने वाला है तो उसको पता है गुवाहाटी में भी गेट है, गंज में भी गेट है, लाहौरी पे भी गेट है, असमाई पे भी गेट है। तो ये बेसिकली एक शहर है। घोड़े ने जब ये शहर को महफूज करना चाहा तो उसने एक दीवार बनाई और उसमें दरवाजे लगा दिए। है कोई अब पिशावर का? कहाँ के? अच्छा, फतेह पैकाल इज आउटसाइड दिस दिस तहसील शायर, लेकिन जो लोग मेन शहर के हैं उनको पता है कि ये एक दीवार है। तो पहले इस तरह की दीवारें शहरों के गिर्द बनाई जाती थी, और उसमें बड़े बड़े गेट्स होते थे जिनको दिन को खोल दिया जाता था और रात को लॉक कर दिया जाता था। तो इस मूवी में भी ये बताया गया कि जंग के दौरान दुश्मन ने ये किया कि एक लकड़ी का बहुत खूबसूरत घोड़ा ला के उस गेट के पास छोड़ दिया। जब इन्होंने दिन के वक्त खोला अपने गेट्स, तो देखा कि बाहर तो बड़ा खूबसूरत घोड़ा खड़ा है लकड़ी का बना हुआ। इन्होंने समझा कि शायद दुश्मन ने तोहफे के तौर पे हमें दे दिया लड़ाई खत्म करने के लिए। उन्होंने वो घोड़ा अंदर ले जाके और अपने बादशाह के महल, बादशाह को तो बताना था, देखो बादशाह साहब कितना जबरदस्त घोड़ा आ गया है, दुश्मन ने हमें घोड़ा गिफ्ट कर दिया है इतना खूबसूरत। तो उन्होंने वो जाके महल में ही खड़ा कर दिया। जब रात हुई, अंधेरा हुई है, तो क्या बना कि वो घोड़े को के अंदर फौजी छुपे हुए थे। वो फौजी दरवाजा खोल के और बाहर निकल आए। तो ये तो सब अब सोए हुए थे, मतलब इन्होंने तो दरवाजे के, शहर के दरवाजे बंद करके और बस समझ लिया कि भाई अभी तो कोई जंग मंग नहीं है, ये तो पुरसकून थे। तो उन्होंने इन फौजियों को भी और दरवाजे भी खोल के और बाहर से भी जो आर्मी फर्दर थी, फौजी फर्दर थे, वो भी अंदर आ गए और उन्होंने महल को कब्जा कर लिया। उसका नाम था ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स। यानी ये वो घोड़ा है जो कि लगता तो घोड़ा था लेकिन ये तो घोड़ा नहीं था, इसने तो ट्रांसपोर्ट करके फौजी अंदर ले आया। तो यहाँ भी हम ट्रोजन हॉर्स उसी रिजेम्बलेंस में कहते हैं कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स को, कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को लगता है बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा घोड़ा है, बड़ा अच्छा घोड़ा है। लेकिन जब आप इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेते हैं, आपको लगता है कि ये कोई विंडो की सॉफ्ट फाइल है, या ये कोई लिनक्स की फाइल है, या ये कोई ऑफिस की फाइल है, या ये कोई म्यूजिक ट्रैक है। लेकिन जब आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं तो ये उसके साथ साथ इसमें बहुत से खराब सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एंड वी कॉल देम ट्रोजन हॉर्स। समझ आ गई? देन स्पाईवेयर, जो आप की लॉगर्स भी कह सकते हैं, कि आप जो की भी प्रेस करेंगे देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, तो सवाल ये पूछा आमिना ने, क्या मैंने कहा कि वॉर्म को किसी फाइल की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है वॉर्म खुद एक फाइल है। वॉर्म खुद एक फाइल है, जैसे वायरस है खुद एक फाइल है, एक एग्जीक्यूटिबल फाइल है। तो पहले वो एग्जीक्यूटिबल फाइल किसी अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ
अटैच करती थी, लेकिन इंडिविजुअल भी तो वो फाइल है। तो वो इंडिविजुअली जब भी उसको नेटवर्क में जब मिलता है, जो कि मिलता है, तो वो अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक प्रोपेगेट करवा देती है। अपने आप को किसी से अटैच करे, वो फाइल अटैच करे और फिर कोई उसको करे, तो इसमें ये क्वालिटी है कि ये खुद ही ये टास्क अंजाम दे सकती है। ठीक। फिर हमने कहा स्पाईवेयर, जैसे मैंने एग्जांपल दी की लॉगर, कि आप जो की प्रेस करेंगे, ये वो की, चाहे आपने अपना यूजर नेम भेजा, चाहे आपने अपना पासवर्ड भेजा, वट एवर, दैट विल सेंड टू ए सेंट्रल पॉइंट विच में बी एन अटैकर, जिसको हम थ्रेट एक्टर भी कह सकते हैं। थ्रेट एक्टर का मतलब अटैकर। इसी तरह हमने कहा एडवेयर, बाजू का आप देखते हैं आपके साइड, आपके स्क्रीन पे ऐसी एड्स आ रही होती हैं जिनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यू गेट दैम, दे आर द एडवेयर्स। फिर यहाँ पे लिखा है जीरो डे अटैक्स। जीरो डे अटैक्स का मतलब ये होता है वो अटैक्स जिनकी कोई रेमेडी, कोई रोकने का तरीका, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, दे आर न्यू, you don't have any way to recognize them, to stop them. So they are called the zero day attacks. इसी तरह हमने कहा डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है, ये वो अटैक है जिसके जरिए आप उस मशीन को, उस सर्विस को, शायद मैंने कल भी इसकी एग्जांपल किसी क्लास में, आपकी क्लास में दी थी, डिनाइल ऑफ सर्विस की। तो दैट इज द डिनाइल ऑफ सर्विस, के जिस सर्विस के लिए वो बना है, वो सर्विस वो नहीं करता, बल्कि कुछ और कामों में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी क्वेश्चन की एग्जांपल दी थी। इसी तरह डेटा इंटरसेप्शन, जिसको ईएस ड्रॉपिंग भी कहते हैं, कि आप डेटा भेज रहे हैं आपने किसी भी डेस्टिनेशन को, लेकिन रास्ते में उसको कोई और इंटरसेप्ट कर लेता है। और वायरलेस में दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरा डेटा जा रहा है एक्सेस पॉइंट के पास, लेकिन साथ के पास भी तो जा रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ एंटेना है जो कि ओमनी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में जाएगा इसका सिग्नल। ठीक है ना। व्हाट्स योर नेम? अयान। तो इसके मतलब अयान उस डेटा को अगर चाहे तो इंटरसेप्ट कर ले, और अगर इंटरसेप्ट करने के बाद जो अपने पास थ्रेट कर ले, कर सकता है। इसी तरह दैट इज अगेन एन अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि आप एक ऐसी आइडेंटिटी से इन होने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में जो कि आपकी नहीं है। इसका मतलब कि मिसाल के तौर पे आपने किसी दूसरे का यूजर नेम पासवर्ड हैक कर लिया है, क्रैक कर लिया है, और आप उसको यूज करके सिस्टम में इन हो रहे हैं। अगेन थ्रेट, पोटेंशियल डेंजर। लाजमी तौर पे आप इंटर हो रहे हैं तो मजाक के लिए तो नहीं इंटर हो रहे, आप कोई ना कोई नुकसान देंगे। इंटरनल में हमने क्या कहा, मिसाल के तौर पे आपने बैकअप लेकर और किसी सीडी में, किसी डीवीडी में, किसी एसएसडी में, किसी हार्ड डिस्क में डेटा का स्टोर किया है। इंटरनल, आज मैं गुस्से में हूँ, कहता हूँ आज जब नुकसान दूंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैं वो हार्ड डिस्क की उठा के साथ ले जाता हूँ कि जी किसको को क्या पता कि हार्ड डिस्क यहाँ से गायब हो गई है। तो जितना भी बैकअप का डेटा था, दैट लॉस्ट। फिर हमने कहा एक्सीडेंटल मिस यूज बाय एम्प्लॉय। एक्सीडेंटल का मतलब उसने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन इंसान है, गलती हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा इस सिस्टम अप हुआ, तो मैं इस एग्जांपल के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकूंगा। मिसाल के तौर पे जी मैं अपने एक्सेस रूटर पे लॉग इन करना चाहता हूं, और मैं इस पे कोई काम, लाजमी तौर पे मैं एक इसका एडमिन हूं, तो मैं इस पे काम करना चाहता हूं, लेकिन गलती से, मुझसे ये बटन जो चेक था ये अनचेक हो गया। इंटेंशनली नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया। मैं कहीं और क्लिक कर रहा था, गलती से यहाँ क्लिक हो गया। तो जो ही यहाँ क्लिक हुआ तो मेरा रेडियो, वायरलेस रेडियो क्या हो गया, डिसेबल हो गया।
अब इसका मतलब है कि मेरे यूजर्स को ये नेटवर्क मिलना बंद हो जाएगा। दिस इज इंटरनल थ्रेट, इंटरनल पोटेंशियल डेंजर। इज इट क्लियर एवरीवन? एक्सीडेंटल, फिर हमने कहा नहीं, जानबूझ के उसने किया, जानबूझ के उसने मिसमिलेशन एम्प्लॉय ने ये काम किया है। ये लोग मेरी बात। देन इज दी सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस क्या है? ये तो अटैक्स की बात हमने की ना, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट इस एरिया में है, तो साइबर में यू मे गो इन दी अटैक पार्ट, यानी ऑफेंस पार्ट। नो, दैट इज ट्रू कि योर ऑफेंस कैन बी एथिकल और कैन बी नॉन एथिकल। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मे गो इनटू द डिफेंस। लाजमी तौर पे जब कोई ऑफेंस करेगा तो आपको अपना डिफेंस भी, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। फिर आप इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड है कि अगर किसी ने कोई इंट्रूजन आपके सिस्टम में कर दिया, यू वांट टू डिटेक्ट दैट। इसी तरह यू मे गो इनटू दी, that is also somewhat like a defense, but the right word will be forensic, digital forensic. This is also part of the cyber security. तो साइबर सिक्योरिटी में मुख्तलिफ एरियाज हैं, इसके अलावा भी हैं। ओके, तो अगर हम बात करें डिफेंस की, तो अभी हमने अगर बात की मालवेयर की कि मालवेयर हमें नुकसान दे सकता है, तो डिफेंस में हमें क्या करना होगा? एंटी मालवेयर अपने पास रखना होगा। तौर पे से आप अपने कंप्यूटर, अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिखूं एंटीवायरस, तो आप देख रहे हैं कि जी विंडोज ओपन कर लूं, देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन इज देयर, इट मींस दैट इज अ डिफेंस पार्ट। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं अगेंस्ट दी एंटी मालवेयर, एंटी वायरस, एंटी वॉर्म, एंटी ट्रोजन, एंटी रैंसम। ठीक है, इसी तरह और क्या हो सकता है? दी आई मे बी यूजिंग दी firewalls. Have you seen the firewall? Yes? No? Yes or no? No? कहाँ दिखा है? मैं नहीं दिखाया था, चले मैं दोबारा दिखा दूंगा। तो firewall is again used to allow or deny access. इसी तरह you may have the intrusion prevention system। इंट्रूजन को आपने डिटेक्ट तो कर दिया, प्रिवेंट भी तो करना है, डिटेक्ट भी तो करना है। इसी तरह अगर वेब है तो वेब सिक्योरिटी अप्लायंसेस, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस। तो यू मे बी फॉर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एंड डेफिनेटली वन थिंग यू नीड टू नो, दैट आप एक जगह पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके ये नहीं कह सकते सिक्योरिटी पूरा हो गया है। यू नीड टू इंप्लीमेंट इट एट मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल स्टेप्स। इसलिए इसको कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच। डिफेंस इन डेप्थ, which is a layered way to implement the security. Is it clear? डिजिटल फोरेंसिक, अच्छा क्वेश्चन कि जी डिजिटल फोरेंसिक क्या है? जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि अगर कहीं चोरी हो जाती है तो पुलिस क्या करती है?
ये नहीं कहना कि वो पैसे मांगती है। क्या करती है यहाँ पुलिस? इन्वेस्टिगेट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। इन्वेस्टिगेट किस पर्पस के लिए करती है? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, कि जनाब ये चोरी, मिसाल के तौर पे ताला इसी शख्स ने तोड़ा है, कैसे? कि उसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर जब फिंगरप्रिंट के बाद पता चलता है, वो निकालते हैं कि जी देखिए इसके पाँव के निशानात हैं। तो उन चीजों से वो निकालने की कोशिश करते हैं कि जनाब कहा किस बंदे ने ये कमल किया है। और अगर वो एविडेंस नहीं है तो फिर पाकिस्तान का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जज साहब को फिर सजा देने का हक खत्म हो जाता है अगर एविडेंस नहीं है। कई दफा आपने देखा होगा कि अगला कहते हैं जी इसने कत्ल किया है, लेकिन जज साहब कहता है कि भाई एविडेंस की ना होने की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि भाई इस बंदे ने कत्ल नहीं किया, कत्ल भी हुआ है, लेकिन क्योंकि इस बंदे के अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं सजा नहीं दे सकता। इसका मतलब एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्राइम्स जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में भी होते हैं। क्राइम्स जो हैं वो साइबर वर्ल्ड में भी होते हैं, बल्कि आजकल तो दौर भी साइबर वॉर का है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये साइबर क्राइम्स होते हैं मिसाल के आपके सिस्टम पे या आपके अगेंस्ट, तो लाजमी तौर पे वो भी सजा तो उसको ये तो नहीं कर सकते कि आप खुद जाके बंदूक लेके उसके घर पहुंच जाएंगे कि मैं आपको मारने आ गया हूं क्योंकि आपने साइबर क्राइम किया है। नहीं, उसको भी उसी तरह कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी और एविडेंस कलेक्ट करेगी। अब वो एविडेंस क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आप पुलिस जिसको भी पकड़ती है, सबसे पहले उनका हल ये होता है कि जनाब इसके लैपटॉप को, इसके स्मार्टफोन को, इसके बच्चों के लैपटॉप, इसके वाइफ के लैपटॉप, स्पाउस के डिवाइसेस, वो सारे कब्जा कर लें। क्यों? ये नहीं कि उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं या उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे गाने लगे हुए हैं कि वो हम सुनना चाहते हैं, कहते हैं सारा दिन हमने काम किया, शाम को ये म्यूजिक सुनेंगे। नो, दे वांट टू कलेक्ट द एविडेंस। अब क्या एविडेंस हो सकती है? वो उसके ईमेल खोल के देखना चाहते हैं कि भाई इसने ईमेल किस किस को किया है, वो उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखना चाहते हैं किस किस को इसने ये किया है। तो यूं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से एविडेंस कलेक्ट करें कि जनाब देखें इस शख्स ने ये काम साइबर वर्ल्ड में किए हैं, इसके कंप्यूटर से वाकई स्कैनिंग इस नेटवर्क की गई है, वाकई इसके पोर्ट्स को चेक किया गया है, वाकई कोई पिंग स्वीप इसके कंप्यूटर से भेजी गई है। तो वो सारे एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और इवन वो भी कलेक्ट करते हैं कि कोशिश उनकी होती है जो कि उसकी रैम में है। अगर आपका कंप्यूटर अभी ऑफ नहीं हुआ तो रैम में भी बहुत कुछ है। लाइव तो आपकी रैम मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर की रैम 62 GB है। इसका मतलब इसके अंदर, और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ऑल्ट कंट्रोल डेल करके, ऑल्ट कंट्रोल डेल करके और टास्क मैनेजर में जाऊं, तो आपको पता चलेगा कि मेरे रैम का कितना परसेंट इस्तेमाल हो रहा है। मेमोरी 55%। इसका मतलब कि अगर इसमें रैम